बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम पंजाब यूनिवर्सिटी बीए बीएससी ईयर 2023 पेपर स्टैटिस्टिक्स बी सॉल्व करेंगे। पेपर की कंपोजिशन इस तरह है कि 2 सेक्शन है, दोनों में 5-5 सवाल आपको दिए गए हैं। आपने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपकी चॉइस है, आप सेक्शन 1 में से 2 अटैम्प्ट करें और सेक्शन 2 में से 3, या सेक्शन 1 में से 3 अटैम्प्ट करें और सेक्शन 2 में से 2। हम इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। पहले सेक्शन 2 सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम वापस सेक्शन 1 पे आ जाएंगे। 6 का ए पार्ट है। यहाँ पर 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने नट्स को मिक्स किया है कैन्स के अंदर, और ये इनकी इंफॉर्मेशन है। हमने टेस्टिंग ये करनी है 1% अल्फ़ा के ऊपर कि तीनों डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इक्वल प्रपोर्शन में पीनट्स को मिक्स किया है। अब तीनों डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर इक्वल प्रपोर्शन में मिक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनेगा वो इस फॉर्म में आएगा कि तीनों डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इन इक्वल प्रपोर्शन नट्स को मिक्स किया है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि इनमें से कम से कम एक जो है वो मुख्तलिफ है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है। टेस्ट स्टैटिस्टिक ये फार्मूला जो हमने यूज़ करना है। यहाँ पर जो NI है ये आपको गिवन है, PI आपने खुद सॉल्व किया इक्वल प्रपोर्शन की वजह से 1/3। इन सब को सम अप करें तो ये 1017 है। P की हर वैल्यू को आपने 1017 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर जनरेट किया है। अब NI में से NPI निकाल लें, उसका स्क्वायर लें और फिर NPI पे ही डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास कॉलम खुल जाएगा। ये हमारा सम आ रहा है इन तीनों वैल्यूज़ का। क्रिटिकल रीजन में जो काई स्क्वायर है ये पॉजिटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वजह से क्रिटिकल रीजन जो है वो राइट साइड पर ही एग्जिस्ट करेगा। ये हमारा क्रिटिकल रीजन है कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रपोर्शंस हैं, 3 प्रपोर्शन है जिनको हम टेस्ट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू जो है ये हमने काई स्क्वायर के टेबल से ली है। अब जो हमारा रिजल्ट निकला है ये वाली वैल्यू जो है ये टेबल की वैल्यू से छोटी है, इस वजह से ये वैल्यू CR में एग्जिस्ट नहीं करती। हम इस वैल्यू को फिर रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे, हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही। अब अगर ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही और हमने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब है कि वाकई तीनों पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने इक्वल प्रपोर्शन में ही नट्स को मिक्स किया हुआ है। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ये 2 पार्टीज़ की इन्फॉर्मेशन है और इनकी वोटिंग प्रेफरेंस के लिहाज से ये डाटा दिया गया है। अब हमने ये एसोसिएशन बनानी है कि क्या वोटिंग प्रेफरेंस का और दोनों पार्टीज़ का आपस में कोई रिलेशनशिप बनता है या नहीं बनता। टोटल 90 वोटर्स का डाटा है जिन्होंने इस सर्वे के अंदर हिस्सा लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइपोथेसिस बनाएंगे कि एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? एक एफिलिएशन है और एक वोटिंग प्रेफरेंस है। एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा ये वाला। अब जो O है ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और E जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं ये O हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हमने कैसे बनाई हैं ये आपने सीखना है। इन तीनों को सम अप कर लें, ये 50 है। इन तीनों को सम अप करें 40, इनको जमा करें देखें 90 आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज़ को सम अप किया, इन 2 को सम अप किया, इन 2 को सम अप किया, ये जो टोटल्स आए हैं इनको मज़ीद सम अप करें तो ये 90 आ रहा है। दोनों तरफ से हमारा टोटल सेम आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ तक ठीक है। अब जो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं इनके अगेंस्ट हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू बनानी है। 10 के अगेंस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू बनेगी, इसके सामने ये वाला टोटल है और इस 10 के सामने एक टोटल ये है। इन दोनों को ज़रब दें,
90 पे तकसीम कर लें तो ये ई की वैल्यू आएगी अगेंस्ट 10। अब इस 10 के लिए ई की वैल्यू जो है ये 50 और इधर से ये 25, इन दोनों को ज़रब दी 90 पे डिवाइड कर लिया। 30 के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ये 50 और इधर से 40, इन दोनों को ज़रब दी और 90 पे डिवाइड कर दिया। सिमिलर पैटर्न हम इसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू को कॉलम। अब जो ओ है इनमें से ई निकालें, उसका स्क्वायर लें और ई पे डिवाइड कर लें, ये हमारा रिजल्ट निकलेगा। इनको सम अप कर लें, सम अप करने से ये हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्रिटिकल रीजन पे आना है। क्रिटिकल रीजन चूँकि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है तो वन साइडेड होगा, पॉजिटिव सिक्यूड है, राइट साइड पे इसका क्रिटिकल रीजन आएगा। आर जो है नंबर ऑफ रोज है, सी नंबर ऑफ कॉलम है। तो आर की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, इसको आपने काई स्क्वायर के टेबल में से देखा। अब ये वाली वैल्यू जो है ना इससे बड़ी है, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू सी आर में गिरी तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वैल्यू जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक की वो सी आर में आ रही है। इसका मतलब कि वोटिंग प्रेफरेंस में और पार्टीज़ के अंदर रिलेशनशिप मौजूद है। अब ये रिलेशनशिप तो मौजूद है एट्रीब्यूट्स के दरमियान, तो वो रिलेशनशिप जानने के लिए कि वो कितना है, उसके लिए हम फिर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी मालूम करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी में ये सी है, ये इसका जनरल फार्मूला है। यहाँ पर कीमतें रखें, ये इसकी मैक्सिमम रेंज है सी की 0 से लेके इस पॉइंट तक। यहाँ पर के जो है नंबर ऑफ रोज़ हैं या कॉलम जो तादाद में कम है। तो हम चूँकि काम कर रहे हैं 2/3 में, तो के की वैल्यू होगी 2। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी के लिए यहाँ के की जगह पर आपने 2 रखना है। इसको सॉल्व कर लें, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 7 का ए पार्ट। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग पॉपुलेशन पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। पार्शियल कोरिलेशन की टेस्टिंग का प्रोसीजर हमने लिखना है। अब ये टेस्टिंग जो है हम टी टेस्ट से भी कर सकते हैं और एफ टेस्ट से भी कर सकते हैं। दोनों प्रोसीजर जो हैं ये मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ये हमारे पास है जनरल पार्शियल कोरिलेशन, कोफिशिएंट की वैल्यू 0 इन पॉपुलेशन इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा नॉट या फिर 5% हम यूज़ करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक ये वाला हमारा फार्मूला है। अब इसमें कीमतें रखेंगे और इसे सॉल्व कर लें। क्रिटिकल रीजन जो है ये आपके पास क्रिटिकल रीजन की वैल्यू आ जाएगी और रिजल्ट अगर ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हुई तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है, वरना एक्सेप्ट कर लेना है। अब यही चीज़ जो है अगर हम एफ टेस्ट में टेस्टिंग करें तो फिर एफ टेस्ट के अंदर जो है सेम आ रहा है प्रोसेस। यहाँ टेस्ट स्टैटिस्टिक में एफ जो है टी का स्क्वायर है, यानी टी का अगर आप स्क्वायर ले लें, इस पूरे फार्मूले का स्क्वायर ले लें तो ये एफ टेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसका जो क्रिटिकल रीजन है वो इसके इक्वल है। यहाँ पर आप कीमतें रखें। ये के जो है फिक्स वेरिएबल की तादाद है कि कितने वेरिएबल आपने फिक्स लिए हुए हैं, फिर आपने रिजल्ट बना देना है। जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको जो डाटा दिया गया है 3 वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3। इनके मीन्स, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको दे दिए। सिंपल कहता है जी मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लें जिसमें x3 डिपेंड करता है 1 और 2 पे, और साथ ही मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट भी आपने मालूम करना है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसकी मदद से हमने ये जनरल इक्वेशन जो है ये बना दी है। यहाँ पर ये जो स्लोप है और एक ये स्लोप, इनकी कीमतें हम रखेंगे। बाकी ये मीन 3, मीन 1 और मीन 2 ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये वाली 2 कीमतें जो है ये आपने निकालनी है और इनके फार्मूलाइज को आपने यूज़ करना है। इन दोनों के लिए जो फार्मूलाइज हम यूज़ करेंगे वो ये वाला है। यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की आर की कीमतें रखनी है, इसको सॉल्व करेंगे। ये पहला स्लोप आ गया। सिमिलर पैटर्न ये फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें और इनको सॉल्व करके आप ये दूसरा स्लोप ले सकते हैं। अब ये दोनों स्लोप के जो आंसर हैं इनको आपने इस लाइन में फिट कर देना है। इस फार्मूले के अंदर आप फिट करें और उसके बाद इनको सॉल्व कर लें। यहाँ पर मीन 3 की, मीन 1 और मीन 2 की कीमतें भी आपने रखनी है और फिर इसे आपने सॉल्व करना है। ये आपका एंड रिजल्ट होगा। अब इसी में हमने मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकालना है। R3.12 ये हमारे पास इसका फार्मूला है। इसमें ये कोरिलेशन की कीमतें रखें जो हमें दी गई हैं, तो इनको सॉल्व करने से ये हमारे पास आंसर जो है ये आ जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में कहता है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग सम स्पेसिफाइड वैल्यू अदर देन 0। अब यहाँ पर आपने स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो डेवलप करना है पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए। तो मैं दोनों से ही कर देता हूँ, स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए भी और 0 के लिए भी। ये हमारे पास जनरल टेस्टिंग प्रोसीजर है, एक पे जी टेस्ट लगेगा, एक पे हमारा एफ टेस्ट लगेगा। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हाइपोथेसिस की। ये नल हाइपोथेसिस है, इनके अगेंस्ट अल्टरनेट आ गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है, ये टेस्ट स्टेटिस्टिक हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जी एफ जो है इसका फार्मूला ये, और म्यू जी का फार्मूला ये। इसका ताल्लुक जो है सी एफ का ताल्लुक सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ है, और म्यू जी का ताल्लुक पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ है। अब आपने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन जो है वो 3 है। अगर आपका अल्टरनेट ये वाला है फिर क्रिटिकल रीजन हम ये यूज़ करेंगे। अगर अल्टरनेट ग्रेटर का है फिर क्रिटिकल रीजन ये वाला, और अगर अल्टरनेट लेस का है तो फिर क्रिटिकल रीजन ये वाला। अब यहाँ पर देखें क्रिटिकल रीजन की तीनों टाइप्स जो हैं इस तरह हैं। अगर नॉट इक्वल हुआ तो इसका मतलब क्रिटिकल रीजन दोनों साइड पे फॉल करेगा। अगर ग्रेटर देन हुआ तो क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे, अगर लेस देन हुआ तो क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड पे आएगा। अब यही चीज़ जो है अगर हम टी टेस्ट में सॉल्व करते तो टी टेस्ट का जो प्रोसीजर है जनरल वो ये हाइपोथेसिस बन गए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू ये वाला। अब यहाँ पर आपने आर एन की कीमतें रखनी है और इसे सॉल्व कर लेना है। फिर क्रिटिकल रीजन पे आ जाए। क्रिटिकल रीजन में अगर अल्टरनेट आपका नॉट इक्वल का है तो ये क्रिटिकल रीजन बनेगा। अगर आपका अल्टरनेट ग्रेटर साइड का है तो फिर क्रिटिकल रीजन में सी आर राइट साइड पे आएगा। अगर ये लेस फॉर्म का है तो क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड पे आएगा। अब लेफ्ट साइड पे होने की वजह से ये साथ में माइनस लिखा हुआ है। यही तीनों पिक्चर्स जो हैं ये यूज़ होंगी 2 साइडेड के लिए, ये दोनों 1 साइडेड के लिए। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है बी पार्ट। आपको ये डेविएटेड मॉडल्स की कीमतें जो है ये दी गई हैं, यानी ये इक्वेशन जो है इन फॉर्म ऑफ डेविएशन आपको सॉल्व करके दे दिया। कहता है कैलकुलेट द पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। इनसे आपने पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो बनाना है। अब ये डाटा चूँकि स्मॉल लेटर्स में है इसका मतलब डेविएटेड मॉडल है। तो ये जो पहली इक्वेशन दी है इसको मैंने इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया। तो यहाँ से मुझे ये वाली वैल्यू जो है इसकी नज़र आई और ये वाली वैल्यू जो है ये इस स्लोप की नज़र आई। इसी तरह इस इक्वेशन को आप इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, इस इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लें। ऐसा करने से आपको ये स्लोप्स जो हैं ये मिल गए। इन स्लोप्स की मदद से अब हमने पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो मालूम करना है। इसके लिए हम जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी है कि आर इज़ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स वो यूज़ करेंगे। ये हमारे पास पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला है। इसमें स्लोप्स की जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो रखी, उसको सॉल्व किया, ये पहला पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकला। इसी तरह इस फार्मूले के अंदर कीमतें रख लें, दूसरा आ गया। फिर इसी तरह इसमें कीमतें रखेंगे तो ये थर्ड वन आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपने ज़हन नशीन रखनी है कि जो आर है ये पॉजिटिव होगा अगर दोनों स्लोप्स पॉजिटिव हैं, और आर जो है ये नेगेटिव होगा अगर दोनों स्लोप से नेगेटिव हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका एक स्लोप पॉजिटिव आए और दूसरा नेगेटिव हो, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ अनोवा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वन वे अनोवा एंड 2 वे अनोवा। अनोवा जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम टोटल वेरिएशन को डिकम्पोज करते हैं इनटू डिफरेंट सम ऑफ स्केयर्स ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है हम लगाते क्यों हैं, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि जो हमारा टी टेस्ट है वो एक वक्त में सिर्फ 2 मीन्स को टेस्ट करता है, लेकिन अगर हमें एक वक्त में 2 से ज़्यादा मीन्स टेस्ट करनी पड़ जाएं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारा टी टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। फिर हम अनोवा में आते हैं। तो अनोवा जो है ये 2 से ज़्यादा मीन्स को एक ही वक्त में टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
वन वे अनोवा क्या है? वन वे अनोवा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने डाटे को एक फैक्टर के लिहाज से स्टडी करते हैं, यानी वो फैक्टर जो है वो सिर्फ ट्रीटमेंट कहलाता है। द डाटा आर क्लासिफाइड इनटू के ग्रुप्स, क्लासेस एट्सेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल। अब ये जो सिंगल वेरिएबल है ये ट्रीटमेंट कहलाता है। अब इसका जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस होगा वो ये है कि सारी मीन्स जो हैं वो इक्वल हैं, एटलीस्ट टू मीन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसके लिए जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है उसके दो पार्ट्स बनेंगे, एक SST होगा, एक SSE। ये टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये ट्रीटमेंट का, और ये एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जो आपका वन वे अनोवा है ये इक्वल और अनइक्वल सैम्पल साइज दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब जी टू वे अनोवा क्या होता है? टू वे अनोवा से मुराद टू वे क्लासिफिकेशन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम एक ही वक्त में दो फैक्टर्स की बुनियाद पर अपने डाटे को स्टडी करते हैं, अपने डाटे की टेस्टिंग करते हैं। उनमें एक फैक्टर जो है वो ट्रीटमेंट है और दूसरा फैक्टर ब्लॉक है, यानी हम दो फैक्टर्स को इकट्ठा स्टडी कर रहे होते हैं। इसमें जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है उसकी डीकम्पोजिशन है, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ब्लॉक एंड सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर। ये टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये ट्रीटमेंट का, ये ब्लॉक का और ये एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पर हम चूँकि दो फैक्टर्स की बुनियाद पर डाटे को स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से दो हाइपोथेसिस जो हैं यहाँ पर बनेंगे, एक ट्रीटमेंट के लिए होगा और दूसरा ब्लॉक के लिए। तो इस वजह से इसे हम टू वे अनोवा भी कहते हैं, इसको टू फैक्टर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहा जाता है। जो बी पार्ट है, यहाँ पर 3 स्टोर्स हैं ABC, और उनमें जो कस्टमर की जो वेटिंग टाइमिंग है वो दी गई है। हमने ये स्टडी करना है एट अल्फा 5%। देयर इज ए सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द मीन वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर फॉर ईच स्टोर। तो तीनों स्टोर्स के अंदर हमने जो टेस्टिंग करनी है वो वेटिंग टाइम की है कि तीनों स्टोर्स के अंदर इक्वल वेट करना पड़ता है फॉर कस्टमर। अब यहाँ पर देखें कि दूसरा फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं स्टोर A, स्टोर B, स्टोर C में। तो यहाँ पर दूसरी खास बात ये कि ये इक्वल अनोवा है, तीनों स्टोर्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है। K की वैल्यू 3 और N की वैल्यू 6, हर एक के अंदर देखें 6 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। इनको आपने सम अप कर लिया, सम अप करने से ये आपके पास आ गया ट्रीटमेंट का सम। तो इनको ग्रैंड टोटल में शिफ्ट कर लें, ये 75 है। CF करेक्शन फैक्टर की वैल्यू होगी इस फार्मूले के मुताबिक 75 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू 6। इसको सॉल्व करें, ये CF है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमने तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है, ये जो जितनी वैल्यूज़ हैं इन सब का स्क्वायर ले लें और CF जो है माइनस करते हैं। SST के लिए इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है और 6 पे आपने तकसीम करना है। N आपके पास 6 है, फिर CF माइनस कर लेंगे, आपका SST निकला। अब टोटल में से SST हम माइनस करेंगे तो हमारे पास SSE की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारी मेन कैलकुलेशन जो है जब आप कर लेंगे तो अब आपने आना है टेस्टिंग प्रोसीजर पे। तीनों स्टोर्स के अंदर जो मेन नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो सेम है, एटलीस्ट 2 मीन्स आर डिफरेंट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। टेस्ट स्टेटिस्टिक जो हम यूज़ करेंगे वो ये वाला, ट्रीटमेंट वेरिएंस ओवर एरर वेरिएंस। अनोवा टेबल में आ जाएं, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर एंड F रेशियो। SST, SSE और टोटल, इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर K की वैल्यू 3 और N की वैल्यू 6 रखने से ये सॉल्व हो गया। SST की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, SSE की और टोटल की। इसको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड किया, इसको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड किया, फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड किया। ये हमारे पास से टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू आ गई 2.6974। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। F डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव सिक्यूर्ड है, क्रिटिकल रीजन वन साइडेड है, राइट साइड पे फॉल करेगा। ये फार्मूला है हमारे पास क्रिटिकल रीजन का, K-1 2 K इंटू N-1 15। 2 को 15 पे देखें, F के टेबल पे जाके 5% अल्फा यूज़ करें तो ये वैल्यू आ रही है।
अब ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, इसका मतलब ये वैल्यू जो है ये AR में फॉल कर रही है, हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि तीनों स्टोर्स के अंदर जो वेटिंग टाइम है कस्टमर क्या वो सेम है। क्वेश्चन 10 है, डिस्कस द पर्पस ऑफ रैंडमाइजेशन एंड रेप्लिकेशन इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब रैंडमाइजेशन जो है ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है। ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग allocating treatment to the experimental units is called randomization, in which each treatment having equal chances of being allocated to experimental unit. The purpose of randomization is to remove the bias and other source of extraneous variation. Randomization also provide basis of any वैलिड स्टैटिस्टिकल टेस्ट। यानी रैंडमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम ट्रीटमेंट को एलोकेट करते हैं टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट। मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल से परफॉर्म करता हूँ। मेरे पास 5 ट्रीटमेंट्स हैं और इनको मैंने 5 टाइम रिपीट करना है, यानी रेप्लिकेशन जो है वो 5 है। तो आप ये कह लें कि ये 5 डॉक्टर्स हैं और 25 पेशेंट्स हैं। हर डॉक्टर ने 5 पेशेंट्स को ऑब्जर्व करना है। तो ये जो ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे, ये रूम्स हैं। अब A भी 5 दफ़ा नज़र आएगा, B भी 5 दफ़ा, C की एलोकेशन भी 5 दफ़ा, D की भी और E की भी 5 दफ़ा। यानी हर ट्रीटमेंट हर डॉक्टर जो है 5 पेशेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। रेप्लिकेशन जो है ये एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है कि हम अपने बेसिक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं विद द सेम ट्रीटमेंट। तो इससे क्या होता है, हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर जो है वो मिनिमाइज होता जाता है। और जब एक्सपेरिमेंटल एरर हमारा मिनिमाइज होता है तो इससे प्रिसीजन जो है एक्सपेरिमेंट का वो इंक्रीज कर जाता है। तो हमारे जो हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ये हमारे पास इसका जनरल जो एक्सपेरिमेंटल एरर का वेरिएंस है उसका ये फार्मूला बन जाएगा। एन जो है ये नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस को शो करता है। बी पार्ट जो है ये क्वेश्चन है जिसमें हमने 2 वे अनोवा जो है ये परफॉर्म करना है। ट्रीटमेंट्स और ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर आपने ये 2 वे अनोवा जो है ये परफॉर्म करना है। आगे जो डाटा है हमारे पास इसको आपने टोटल्स में पहले कन्वर्ट करना है। इनको रो वाइज हम अप कर लें, ये टोटल आ गए। इनको कॉलम वाइज हम अप करें, ये टोटल है। इनका ग्रैंड टोटल आपके पास ये आ रहा है। तो CF जो है करेक्शन फैक्टर ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ओवर NK। N जो है ये 4 है और K की वैल्यू 5 है। इसमें कीमतें रखें, ये हमारे पास CF आ गया। टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है और फिर CF आपने माइनस करना है। तो ये हमारे पास CF की वैल्यू टोटल सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया और CF को माइनस कर दिया। SST के लिए हम जो कॉलम्स के टोटल हैं यानी इन टोटल्स का स्क्वायर लेंगे और इनकी तादाद पे तकसीम करेंगे। ये जो रोज़ आपके पास हैं 4, तो कॉलम्स का स्क्वायर लिया, कॉलम्स के टोटल का स्क्वायर और रो की तादाद पे तकसीम माइनस CF, ये आंसर आ गया। जब हम ब्लॉक का सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो फिर हम जो ब्लॉक्स हैं इन रोज़ के जो सम लिए हैं इनका स्क्वायर लेंगे और कॉलम की तादाद पे तकसीम करेंगे। तो ये हमारे पास से आंसर आ जाएगा। फिर टोटल में से SST और SSB निकाल दें तो ये एरर की वैल्यू भी आ जाएगी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। अब हमने टेस्टिंग प्रोसेस में जाना है। टेस्टिंग प्रोसीजर के अंदर 2 आपने हाइपोथेसिस जो है वो डिज़ाइन करने हैं। एक हाइपोथेसिस जो है वो ट्रीटमेंट्स के लिए है, दूसरा हाइपोथेसिस जो है वो ब्लॉक्स के लिए। अल्फ़ा की वैल्यू 1%। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है ये हमारे पास 2 टेस्ट आएंगे, एक F1 एक F2। एक ट्रीटमेंट के लिए है, एक है ब्लॉक के लिए। अनोवा टेबल के अंदर सोर्स ऑफ वेरिएशन SST SSB SSE एंड टोटल इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, इनके सम ऑफ स्क्वायर जो आपने निकाले हैं इनको डिवाइड कर लें इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के ऊपर। ये आंसर्स आ जाएंगे मीन स्क्वायर्स के। अब इन दोनों मीन स्क्वायर को एरर पे डिवाइड करने से ये F1 और F2 की कीमत आ जाएगी। अब इससे आपने क्रिटिकल रीजन
में आना है। तो क्रिटिकल रीजन जो है फॉर ट्रीटमेंट, ये इसमें कीमतें रखें के की एन की, तो ये 4 को आपने 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है 1% अल्फा के ऊपर। ये आंसर आ गया। अब जो आपकी वैल्यू है F1 की वो इससे बड़ी है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न जो ब्लॉक्स की टेस्टिंग हम करेंगे तो उसके लिए क्रिटिकल रीजन हमारे पास ये वाला आ रहा है, ये ब्लॉक का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये एरर का, इसमें कीमतें रखें 3 को 12 पे देखें, ये आंसर आ जाएगा टेबल का। आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इससे बड़ी है तो इस वजह से हाइपोथेसिस हमारा ये भी रिजेक्ट होगा। यानी दोनों हाइपोथेसिस जो हैं ये रिजेक्ट हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि दोनों टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यूज़ हैं वो CR में गिर रही हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 1 पे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग: ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज, सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड एप्लीकेशंस, सैम्पलिंग बायस, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर्टीज, नॉन सैम्पलिंग एरर। ये 5 टॉपिक्स हैं। इन 5 टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ऑप्टिमम एलोकेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम सैम्पल साइज़ को डिफरेंट स्ट्रेटास पे डिवाइड करते हैं, और ये जो सैम्पल साइज़ हम डिफरेंट स्ट्रेटास में से निकालते हैं उसके लिए जो हम कॉस्ट पे करते हैं उस कॉस्ट की जो एवरेज है उसका वेरिएंस मिनिमम होना चाहिए। मसलन ये देखें कि आपके पास है ये पॉपुलेशन है, इसको मैंने के डिफरेंट स्ट्रेटास में डिवाइड कर लिया। हर स्ट्रेटा में से मैंने एक सैंपल निकाला है, तो ये जो सैंपल मैं हर स्ट्रेटा में से जनरेट कर रहा हूँ इसके लिए मैं कुछ कॉस्ट पे कर रहा हूँ। ये जो कॉस्ट है इस कॉस्ट की जो एवरेज है उसका वेरिएंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है। यहाँ पर कैपिटल NI जो है ये पॉपुलेशन ith स्ट्रेटम है, सिग्मा I जो है ये स्ट्रेटम स्टैंडर्ड डेविएशन है, और CI जो है ये कॉस्ट है। अगर हमारी कॉस्ट जो है फिक्स हो जाए फॉर ईच सैंपल तो इस सिचुएशन के अंदर फिर ये कॉस्ट जो है ये कट जाएगी, तो बाकी आपका फार्मूला जो है वो ये रह जाएगा। इस प्रोसेस को हम ऑप्टिमम एलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इंतहाई इम्पोर्टेंट थ्योरम है। उसकी वजह ये है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में इस थ्योरम का बड़ा की रोल है। कोई पॉपुलेशन जिसका मीन म्यू हो और वेरिएंस फाइनाइट सिग्मा स्क्वायर हो, तो उसमें से अगर आप एक सैंपल निकालें और उस सैंपल का मीन आप यूज़ करें तो उस मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल को फॉलो करेगा विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय n। अगर आप सैंपल का साइज़ बढ़ाएंगे, सैंपल साइज़ एक्सीड करने से ये नॉर्मेलिटी जो है ये आपको नज़र आएगी। फर्ज करें कि आपके पास n इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं। xi जो है ये आपके पास n इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स हैं, और इन सारे वेरिएबल्स का मीन म्यू है, म्यू i, और वेरिएंस जो है वो सिग्मा i स्क्वायर है। आपने जब सैंपल का साइज़ बढ़ाया तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास आई है इन सारे वेरिएबल के सम से वो नॉर्मल को फॉलो करेगी, और उसके लिए जो वेरिएंस होगा वो म्यू और सिग्मा स्क्वायर होगा। यानी इन सारों को आपने सम अप कर लेना है। एप्लीकेशन जो है सेंटर लिमिट थ्योरम की, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हम यूज़ करते हैं जब हमारा n सम जो सैंपल साइज़ है वो 30 या 30 से छोटा हो। लेकिन अगर सैंपल का साइज़ एक्सीड कर जाए 30 से, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर हम जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को फॉलो करती है अंडर कंडीशन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी नॉर्मल को फॉलो करती है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल को फॉलो करती है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी नॉर्मल को फॉलो करती हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इस सेंटर लिमिट थ्योरम को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए एक सिक्का है जिसको आपने 200 मरतबा टॉस किया, इसका मतलब है ना आपका 30 से बड़ा है। तो हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि 80 से लेके 120 तक उस सिक्के के ऊपर हेड आ रहा है। अब
n चूँकि बहुत बड़ा है, इस वजह से हम यहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं कर सकते, तो हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे बायनोमियल की, जो कि नॉर्मल है। तो अब ये म्यू जो है ये एन पी से निकलेगा, वेरिएंस जो है एन पी क्यू से हमने निकाला, और ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हमने जनरेट किया म्यू और सिग्मा की ये कीमतें रख के। अब हमने इस एक्स के डाटे को कन्वर्ट किया स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में, और लोअर लिमिट में से, लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने जो बनाई है, बड़ी में से हमने ये छोटी की प्रोबेबिलिटी निकालें, यानी z लेस देन 2.82 में से z लेस देन -2.82 की प्रोबेबिलिटी हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है सैम्पलिंग बायस। सैम्पलिंग बायस जो है ये डिफरेंस है बिटवीन एस्टिमेट ऑफ वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल एंड द एक्चुअल वैल्यू। सैम्पलिंग बायस अराइज बिकॉज even when a sample is chosen in correct way, it cannot be exactly representative of the population from which it is chosen. It is a systematic component of error. In a good sample, the difference between parameter and statistic is 0. सैम्पलिंग बायस जो है ये एस्टिमेटेड वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस है। सैम्पलिंग बायस जो है इज डिफरेंट फ्रॉम सैम्पलिंग एरर, और सैम्पलिंग एरर जो है ये हम बैलेंस कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन, लेकिन जो बायस है यानी सैम्पलिंग बायस है, इसको हम मैनेज नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि ये पर्सनल जजमेंट से आ रहा होता है, इन कंप्लीट कवरेज से आ रहा होता है, हैब्जर्ड सिलेक्शन से आ रहा होता है, इन एडिक्वेट सिलेक्शन से आता है, लैक ऑफ रिसर्चर नॉलेज, जो रिसर्च करने वाला बंदा है उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि रिसर्च कैसे करते हैं, सैम्पल कैसे चूज़ करते हैं, इस वजह से भी ये एरर जो है ये एग्जिस्ट करता है। ये बायसनेस जो है सैम्पलिंग बायस ये एग्जिस्ट करती है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है probability distribution of sample statistic is called sampling distribution. Relative frequency distribution of sample statistic is also called sampling distribution. हम जब सैंपल लेते हैं उस सैंपल में से हम मीन बनाते हैं, यानी मीन कह लें, मीडियन कह लें, ये स्टैटिस्टिक हैं। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लें, यानी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर लें, तो इससे हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम मिलेगा। अब ये जो कॉलम है ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएंगे या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएंगे। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हमारी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो इस सिचुएशन में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। वेरिएंस जो है विद रिप्लेसमेंट की सूरत में, और स्टैंडर्ड एरर इसका स्क्वायर रूट ले लें इन फॉर्म ऑफ विद रिप्लेसमेंट। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल z जो है ये हमारे पास इसका फार्मूला, अगर सैम्पलिंग हमारी विदाउट रिप्लेसमेंट होगी तो फिर ये रिजल्ट्स हमारे बनेंगे। दो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के लिए हम जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे वो ये वाली है, डिफरेंस बिटवीन टू स्टैटिस्टिक, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू स्टैटिस्टिक, ये प्रॉपर्टी, और वेरिएंस के लिए ये इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट है, और ये वाली जो है ये इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट है। नॉन सैम्पलिंग एरर जो है ये वो एरर है जो अक्कर होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। नॉन सैम्पलिंग एरर अक्कर ड्यू टू faulty sampling frame, bias in response, non-response, poor skilled investigators. These errors can be reduced by training of investigators and following up. Non-response. These errors are cumulative in nature and increase when the sample size increase. जो क्वेश्चन 2 है इसका ए पार्ट जो है यहाँ पर आपको हाइट की इंफॉर्मेशन दी गई है। 1000 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट्स नॉर्मल को फॉलो करती है विद मीन दिस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन दिस। अब इसमें से आपने 200 सैंपल्स लिए और हर सैंपल का साइज़ है 25, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सैंपल मीन जो है वो इन लिमिट में आ रहा है, सैंपल मीन जो है वो इससे छोटा है,
और हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एक्स बार का। जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसको अब हम यूज़ करते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी मीन ऑफ एक्स बार और वेरिएंस ऑफ एक्स बार, ये हमारे पास है म्यू और सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल है। ये म्यू और सिग्मा स्क्वायर एन की कीमतें ये आपके पास अवेलेबल है, इनकी कीमतें उठा के यहाँ पर रख लें। स्टैंडर्ड एरर आपने लेना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर होगा। अब हमने एक प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि सैम्पल मीन जो है वो इन लिमिट्स में फॉल करता है। इसको आप जी में कन्वर्ट करें, मीन माइनस किया सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, यानी इस वैल्यू के ऊपर आपने डिवाइड किया। सिमिलर पैटर्न इसमें से मीन निकाला और इस रकम पे तकसीम किया, ये जी में चला गया। अब बड़ी में से छोटी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालना, यानी क्यूमुलेटिव फॉर्म के अंदर जी लेस देन 0.94 में से जी लेस देन -1.45 की प्रोबेबिलिटी जो है ये आप माइनस करें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सिमिलर पैटर्न एक्सपेक्टेड सैंपल आपने ढूंढना है, यानी जिनमें ये प्रोबेबिलिटी होल्ड करती है, तो इसको 200 से ज़रब दे के लिख लें। इसको अप्रॉक्सीमेट करके आपने लिखना है क्योंकि ये सैंपल की तादाद है, ये इशारिये में नहीं हो सकती। सिमिलर पैटर्न ये प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, इसको जी में कन्वर्ट किया, फिर इसको आपने टेबल में से देखा, क्यूमुलेटिव टेबल में से ये वैल्यू देखी। एक्सपेक्टेड सैंपल हमने लेना है तो इसे 200 से ज़रब दे के आप लिख लें। इशारिये में नहीं लिखना, इसको राउंड ऑफ करके लिखना। उसकी वजह ये है कि ये सैंपल की तादाद है। नेक्स्ट है ए पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ, ये पॉपुलेशन है, इसमें से आपने साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल निकालने हैं और ये रिजल्ट जो है ये वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम पॉपुलेशन जो है उसको सॉल्व करते हैं, उसका मीन और वेरिएंस जो है वो लेते हैं। इस पॉपुलेशन का आपने स्क्वायर ले लिया, इनको सम अप करें, सम अप करके तो आप ये म्यू की कीमत और वेरिएंस की कीमत निकाल लें। सिग्मा जो है इसका स्क्वायर रूट लेने से आ जाएगा। अब पॉसिबल सैंपल कितने बनेंगे? पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट 7C2, ये 21 सैंपल है। ये 21 सैंपल्स कैसे आएंगे ये आपने ऑब्जर्व करना है। 2 2 4 4 6 8 10। अब ये सीरीज़ जो है ये आगे आ जाएगी, 2 आगे आ गया, 2 4 4 6 8 10। फिर ये वाली सीरीज़ जो है ये आगे आएगी तो ये आ जाएगा 4 4 4 6 4 8 4 10। देन अगेन अगले 4 से 4 6 4 8 4 10, फिर 6 8 6 10, फिर 8 10। ये जो हमने सैंपल निकाले इनका मीन ले लें, इन दो को जमा करें, 2 पे तकसीम, इन 2 को जमा किया 2 पे तकसीम, ये सैंपल मीन आ गया। अब इस सैंपल मीन का आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाना है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 2 और सबसे बड़ी वैल्यू है 9। तो आप इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लोएस्ट वैल्यू 2 से लेके 9 तक आपने आना है। अब आपने देखना है कि डाटे में 2 कितनी बार आया है। 2 एक बार है, 3 4 बार है, इस तरह बाकी भी टैलीज आप लगा लें और ये फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। इन फ्रीक्वेंसीज को 21 पे तकसीम कर दें क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी 21 है। ये कॉलम खुल जाएगा। एक्स बार को इस एफ एक्स बार से ज़रब दें, ये कॉलम आ गया। एक्स बार का स्क्वायर लें, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लें और फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम खुल जाएगा। इन दोनों कॉलम को जमा करें, जमा करके तो आप ये वैल्यूज़ जो है ये जनरेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये वाला कॉलम जो सम अप किया है इसको सॉल्व करें। वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए इसमें से इसका स्क्वायर जो है ये आपने माइनस करना है, तो इससे आपको वेरिएंस मिल जाएगा। अब इसका स्टैंडर्ड एरर लेना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट से ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर की कीमत आ जाएगी। अब आपने करना है रिज़ल्ट को वेरीफाई। तो रिज़ल्ट्स की वेरिफिकेशन के लिए जो मीन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार ये म्यू के इक्वल होगा, ये दोनों आपने सॉल्व कर लिए हैं। वेरिएंस जो है इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट साथ फाइनाइट करेक्शन फैक्टर आएगा। ये कीमतें रखें, लेफ्ट साइड जो है ये राइट के इक्वल होगी। फिर जब आप स्टैंडर्ड एरर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लेना ऑन बोथ साइड, तो ये दोनों रिजल्ट्स आपके मैच कर देंगे। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज़ एन एस्टिमेटर and what is an estimation? Explain the properties of good estimator. Estimation क्या है? Estimation एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम किसी भी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं on the basis of sample information. We can estimate mean variance of population by computing the mean variance of drawn from the sample.
यानी जो सैम्पल मीन आपने निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आप ये रिजल्ट्स जो हैं ये जनरेट कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, एक है इंटरवल एस्टिमेशन, दूसरी है पॉइंट एस्टिमेशन वो है कि जिसमें हम सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट करते हैं फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर, और इंटरवल एस्टिमेशन वो है कि जिसमें हम एक इंटरवल डिज़ाइन करते हैं जिसमें ट्रू बट अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज़ बिलीव टू लाई, इसको हम इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। मसलन एवरेज हाइट ऑफ एफएससी स्टूडेंट इज़ 662 इंचज़ टू 66 इंचज़, तो ये जो रेंज आपने जनरेट की है इस रेंज को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कह सकते हैं कि दो लिमिट्स के दरमियान हमारा आंसर जो है वो फॉल कर सकता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एस्टिमेटर में 4 हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं एक अच्छे एस्टिमेटर के लिए, जिनमें पहली है अनबायसनेस, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी। अब इन चारों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अनबायसनेस जो है, इसमें expected value of a sampling distribution of an estimator is equal to the population parameter, it is called unbiasedness। अगर ये रिजल्ट इक्वल आ जाए, यानी सैम्पल स्टैटिस्टिक जो है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए तो ये अनबायसनेस है, और अगर ये इक्वल नहीं आता तो फिर ये बायसनेस है। अब बायसनेस में पॉजिटिव बायस और नेगेटिव बायस। एफिशिएंसी है, अगर दो एस्टिमेटर्स हैं जिनको आप स्टडी कर रहे हैं, दोनों के दोनों अनबायस्ड हैं, तो उनमें से एफिशिएंट वो होगा जिसका वेरिएंस छोटा है। यानी इफ़ T1 T2 आर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स ऑफ थीटा देन T1 इज सेड टू बी मोर एफिशिएंट इफ़ एंड ओनली इफ। अगर वेरिएंस ऑफ T1 जो है ये छोटा आएगा वेरिएंस ऑफ T2 से, तो हम कह सकते हैं कि ये एफिशिएंट है। एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, यहाँ पर कीमतें रखें और ये आपने ऑब्जर्व करना है कि लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। कंसिस्टेंसी में एक एस्टिमेटर जो है वो उस सूरत में कंसिस्टेंट कहलाएगा अगर वो अनबायस्ड है, और दूसरी ख़ास बात ये है कि जब हम सैंपल का साइज़ इंक्रीज़ करें तो उसका वेरिएंस जो है वो 0 को अप्रोच कर जाए। एन एस्टिमेटर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर मस्ट हैविंग द प्रॉपर्टीज़, अनबायस्ड भी होता है, यूनिक भी होता है, कंसिस्टेंटली होल्ड लार्ज सैम्पल प्रॉपर्टी, और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर जो है वो यूनिक भी होता है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर में लाजमी होती हैं। सफिशेंसी से मुराद एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम अपने प्रोबेबिलिटी फंक्शन में से एक सैंपल जनरेट करते हैं, उस सैंपल का फिर हम जॉइंट फंक्शन बनाते हैं, और वो जो जॉइंट फंक्शन हम बनाते हैं उस जॉइंट फंक्शन को हम इस तरह ब्रेक करते हैं कि हमें 2 फंक्शन मिल जाते हैं। एक फंक्शन वो होता है कि जिसमें स्टैटिस्टिक या एस्टिमेटर और पैरामीटर दोनों मौजूद होते हैं, और दूसरा फंक्शन जो है वो फ्री फ्रॉम पैरामीटर होता है, यानी उसमें पैरामीटर नहीं होना चाहिए। अगर हम जॉइंट फंक्शन को इस तरह डीकम्पोज कर लें 2 फंक्शंस के अंदर, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो मुतलका एस्टिमेटर जो है वो सफिशिएंट है, अदरवाइज वो नॉन सफिशिएंट कहलाएगा। बी पार्ट है x1 x2 x3 बी ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 ड्रॉन फ्रॉम population. A statistician wishes to estimate the mean using either the following 2 estimator. ये T1 और T2 estimators हैं। Which estimator should be preferred? वो कौन सा estimator है जिसे वो prefer करेगा। अब इसमें हम सबसे पहले efficiency मालूम करेंगे। तो efficiency के लिए हमें unbiasedness को पहले चेक करना है। XI जो है ये नॉर्मल को फॉलो करता है, म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, यानी x की तमाम वैल्यूज़ का मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। ये 2 एस्टिमेटर हैं T1 एंड T2। पहले इन दोनों की अनबायसनेस को चेक करते हैं। इसके ऊपर आपने एक्सपेक्टेशन जो है ये अप्लाई कर दी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 ये तीनों म्यू के इक्वल हैं, तो इनको सम अप करें, ये 3 से काटेंगे म्यू आ रहा है, इसका मतलब है T1 आपका अनबायस्ड है। इसी तरह आप T2 को चेक करें, तो जो एस्टिमेटर 2 है T2 है उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लें, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और इसके ऊपर जो है एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगा, ये भी म्यू, ये भी म्यू और ये भी म्यू। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करें, ये 4 से कटेगा, ये भी म्यू आ गया, इसका मतलब T2 भी अनबायस्ड है।
अब ये दोनों अनबायस्ड निकला है। अब हमने दोनों की वेरिएंसेस जो हैं वो फाइंड आउट करनी है और फिर उससे हमें पता चलेगा कि इनमें से एफिशिएंट कौन सा है। T1 का वेरिएंस निकालें, इस पे वेरिएंस की प्रॉपर्टी अप्लाई करें। तो ये 3 जो है जब वेरिएंस के अंदर कोई रकम ज़रब या तकसीम होती है तो वो स्क्वायर होकर ज़रब और तकसीम होती है। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ये भी सिग्मा स्क्वायर, ये भी सिग्मा स्क्वायर और ये भी सिग्मा स्क्वायर है। इसको सॉल्व करें, ये आपके पास सिग्मा स्क्वायर बाई 3 आ रहा है। इसी तरह जो T2 है इसके ऊपर वेरिएंस की प्रॉपर्टी अप्लाई करवाएं, ये 4 हो जाएगा और ये 16 है। यहाँ पर कीमतें रखें, सिग्मा स्क्वायर इसको सॉल्व करें, ये 6/16 सिग्मा स्क्वायर है। इसको मज़ीद काटें तो ये 3/8 सिग्मा स्क्वायर। अब हमने एफिशिएंसी निकालनी है T1 की विद रिस्पेक्ट टू T2, जिसके लिहाज से निकालनी है वो नीचे होगा। यानी विद रिस्पेक्ट टू T2 हम ले रहे हैं तो इसका वेरिएंस जो है वो नीचे होगा, वेरिएंस ऑफ T1 ऊपर। इसको सॉल्व करें, ये आंसर आपका 1 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब है कि नीचे वाला आंसर आपका बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि T1 जो है इसका वेरिएंस मिनिमम है, इस वजह से T1 इज़ मोस्ट एफिशिएंट। नेक्स्ट है 4 का ए पार्ट है, A fabric manufacturer believes that the proportion of order for a new material arriving late is 0.6। P आपको ये दे दिया, रैंडम सैंपल है 10 का। अब ऑर्डर जो है वो 3 या 3 से अगर कम अराइव्ड लेट, 3 या 3 से कम अगर लेट आते हैं तो फिर आप इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे इन द फेवर ऑफ दिस वन। यूज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द probability of type 1 error और find the probability of type 2 error under P.3। अब यहाँ पर नोट करें कि उसने आपको जो हाइपोथेसिस दिया हुआ है वो ये है, ये उसने आपको हाइपोथेसिस जो है ये बना के दे दिया। ये दोनों दिए हुए हैं, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x जो है ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, टेस्ट स्टेटिस्टिक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम यूज़ करेंगे। पैरामीटर जो हमें गिवन है n की वैल्यू 10, p जो है 0.6 है, q हम खुद निकाल लेते हैं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने ये कीमतें रख दी, ये फंक्शन हमारा बाइनोमियल का आ गया। क्रिटिकल रीजन ये है अल्फ़ा टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं, और अल्फ़ा तब जनरेट होता है जब हम ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। हाइपोथेसिस को हम तब रिजेक्ट करेंगे अगर हमें ऑर्डर 3 या 3 से कम मिलता है। ये उसने आपको खुद ही मेंशन करके दिया हुआ है, कंडीशन जो है ये सवाल में गिवन है। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x 0 की, 1 की, 2 की और 3 की। तो ये 0, 1, 2, 3 जो है इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालने के लिए आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखें, फिर 1 रखें, फिर 2, फिर 3, इनको सॉल्व करें, ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। इनको जमा कर लें तो ये आपके पास टाइप 1 की प्रोबेबिलिटी होगी। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है टाइप 2 एरर की। टाइप 2 एरर जो है वहाँ एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर x की वैल्यू 3 से बड़ी है, क्योंकि टाइप 2 एरर जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द फॉल्स हाइपोथेसिस को हम कहते हैं, और टाइप 1 एरर रिजेक्टिंग द ट्रू हाइपोथेसिस को हम कहते हैं। अब फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना, तो एक्सेप्ट आप कह रहे हैं जब आपको 3 से ज़्यादा x की वैल्यू मिलती है, लेकिन अब आप p जो यूज़ करेंगे 0.6 नहीं करेंगे, अब आप 0.3 यूज़ करेंगे। ये टाइप 2 एरर के लिए p जो है ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे। अब n और p ये हैं तो q की कीमत हम 1 में से p निकाल लें। ये सारी इन्फॉर्मेशन बाइनोमियल के फंक्शन में रखी, ये बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन आ गया। अब आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन 3, तो 1 में से लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की मदद से इसका अपोजिट जो है वो माइनस कर लें। अब x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 जो है ये आपने माइनस करनी है। x की वैल्यू यहाँ पर रखें 0, 1, 2, 3, फिर ये चारों प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करके 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। ये मैंने सॉल्व की हैं और इनको 1 में से मैंने निकाला, ये टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट है बी पार्ट। A random sample of 100 recorded death in the United States during the past year showed एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 71.8 है, ये आपको एवरेज दे दी। एज्यूम द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 8.9 ईयर, डज दिस सीम इंडिकेट
दैट द मीन लाइफ स्पैन टुडे इज ग्रेटर देन 70 ईयर्स। ये ग्रेटर देन को हमने टेस्ट करना है, अल्फा की वैल्यू है 0.05। अब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, एन दिया हुआ है सैंपल का मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का गिवन है। हाइपोथेसिस हमने टेस्ट करना है जी एवरेज एज जो अब है वो 70 साल से ज़्यादा है। ऊपर हम कहेंगे कि नहीं 70 से कम है या 70 के बराबर है, ये उसने आपको गिवन किया है। अल्फ़ा की वैल्यू 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है यहाँ पर जी टेस्ट हम यूज़ करेंगे, इसमें कीमतें रखें, ये वैल्यू आ गई। अब जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट साइड पे फॉल करेगा क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ग्रेटर का है। तो इसको आप सॉल्व करें, ये टेबल से वैल्यू मैंने ली है। इस आंसर को इससे कंपेयर करें तो ये CR में गिर रहा है। CR में गिर रहा है तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। उसकी वजह यह है कि आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक की ये जो वैल्यू है ये CR में आ रही है। इट मीन्स कि हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट हो रहा है तो हम ये फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एवरेज एज जो है वो 70 से ज़्यादा है। जब आप इसको रिजेक्ट करेंगे तो फिर इसको आप मानेंगे। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट है जी, सपोज दैट वी विश टू टेस्ट द हाइपोथेसिस म्यू इतने 68 किलोमीटर और अगेंस्ट द अल्टरनेट, ये हमने टेस्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है हमें गिवन है। फॉर द वेट ऑफ मेल स्टूडेंट एट द सर्टन कॉलेज यूजिंग अल्फा 0.05 level of significance test that 0.95 when the true mean is this one। अब आपने सैंपल का साइज निकालना है। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर, एक तो आपको ये हाइपोथेसिस गिवन है, म्यू 1 की वैल्यू गिवन है, सिग्मा उसने आपको दिया हुआ है और अल्फा और 1 माइनस बीटा की कीमत गिवन, क्योंकि जो पावर ऑफ टेस्ट है दैट्स 1 माइनस बीटा। तो यहाँ से आपने बीटा की ये कीमत निकाल ली। सैंपल साइज़ आपने मालूम करना है, तो ये हमारे पास सैंपल साइज़ मालूम करने का फार्मूला है इन केस ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पर आप कीमतें रखें, इन कीमतों को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो एंड रिज़ल्ट है सैंपल साइज़ का वो आ जाएगा 271। इसे राउंड ऑफ कर लेना है। ये वाली दोनों वैल्यूज़ टेबल से मिलेंगी, ये दोनों कीमतें उसने आपको खुद ही दी हुई हैं, तो वो कीमतें रख के इनको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5th का ए पार्ट। पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाई स्कूल सीनियर टू कंप्लीट standardized test is normal random variable with standard deviation of 6 minutes. Test the hypothesis that 6 minute sigma against the alternate. This one if random sample of the test time of 20 high school seniors has a standard deviation. This one, ये standard deviation की टेस्टिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको ये हाइपोथेसिस जो है ये गिवन है, सैम्पल साइज 20 बच्चों का दिया है और ये उनका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो जहाँ पर सिग्मा की टेस्टिंग हम करेंगे तो यहाँ फिर chi-square टेस्ट जो है ये हम यूज़ करेंगे। इसमें कीमतें रखें chi-square टेस्ट में, ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक का। और क्रिटिकल रीजन जो है ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन है, इसकी वैल्यू मैंने टेबल से ली है। ये लेस की वजह से ये क्रिटिकल रीजन आया है। अगर यहाँ ग्रेटर का सिंबल होता ये मैंने फिर 1 माइनस अल्फ़ा नहीं लिखना था, फिर मैंने खाली अल्फ़ा लिखना था। इसकी वैल्यू टेबल से ले लें। अब जो आपकी ये वाली वैल्यू है ये इससे बड़ी है छोटी नहीं है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। इस वजह से हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। यानी ये एक्सेप्ट हो रहा है, ये वाला रिजेक्ट हो रहा है। 9 के बी पार्ट में एन की वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है सैंपल का, अल्फ़ा की वैल्यू 1% के ऊपर आपने ये टेस्टिंग करनी है। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा यहाँ पर भी chi-square ही होगा, इसमें आप कीमतें रखें, इसको सॉल्व कर लें। ये 18.75 आंसर आ रहा है। क्रिटिकल रीजन हमारे पास जो है ये फॉर्म बनेगी क्योंकि ग्रेटर साइड का आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इसलिए ये क्रिटिकल रीजन राइट साइड पर हमारा आ रहा है। इसको आपने chi-square के टेबल में से देखा, ये वैल्यू आ गई। इस आंसर को इससे कंपेयर करें तो ये वाला आंसर जो है ये हमारा AR में आ रहा है, क्योंकि इससे छोटा है। इस वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। जो सी पार्ट है, सी पार्ट में है what is an F distribution, write down the assumption required for F distribution।
एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम क्यों यूज़ करते हैं? जो टी टेस्ट है ये हम यूज़ करते हैं टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स अंडर द assumption that two random samples are drawn independently from normal population with equal variance। ये स्पेशल प्रॉपर्टी है जो टी टेस्ट में हम अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी हमें इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस वाली ना मिले तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम लोग टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द वेरिएंसेस may or may not be equal। to test the equality of variance we use important distribution called F distribution। यानी F distribution जो है दो वेरिएंसेस की इक्वालिटी को चेक करने के लिए बनाई जाती है। Let S1 square and S2 square be two unbiased estimated variances of two random sample of size n1 and 2 drawn from normal population with same variances। Then the ratio ये हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर, यहाँ से एफ स्टैटिस्टिक जो है ये हमें मिला है और इस एफ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये वाली है। ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव सिक्यूड है, इस वजह से 0 से इन्फिनिटी की रेंज है। यहाँ पर n1 और n2 जो है ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं। अजम्पशन जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की, द टू सैम्पल्स आर इंडिपेंडेंटली एंड रैंडमली सिलेक्टेड। ये पहली अजम्पशन है कि दो सैंपल जो आपने लिए हैं दोनों इंडिपेंडेंटली और रैंडमली सिलेक्ट हुए हैं। द टू पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल्स आर सिलेक्टेड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दोनों पॉपुलेशन जहाँ से आपने सैम्पल्स लिए हैं दोनों की दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं। लीस्ट डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मेलिटी इज़ नॉट कंसिडर। अगर थोड़ी बहुत नॉर्मेलिटी में फ़र्क आ रहा है, हल्का सा माइनर सा जो डिपार्चर है वो नज़रअंदाज किया जा सकता है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।